मैं बनाया ठीक है। We started with 0 से लेके कहां तक जा रहा था आपके स्केल 14 तक, राइट? बीच में 7 था, मैंने क्या बोला था 0 से लेके 6.99 तक आपका पूरा क्या रहता है एसिडिक, और 7 से लेके 14 तक बेसिक, ठीक है। और पीएच का वैल्यू आपके हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। हमें पता है एसिड का हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, याद है ये पॉइंट लिखे थे, इस टाइप का कुछ लिखे, concentration of H positive is greater than concentration of OH negative, तो वो एसिडिक होता है, मतलब H positive ज्यादा, pH वैल्यू कम, 0 to 7, 6.9, ठीक है। और यहाँ पे हमारा H positive कम होता है, OH negative ज्यादा होता है, तो यहाँ पे pH आपका ग्रेटर देन 7, ठीक है। pH का वैल्यू ग्रेटर देन 7, तो ये लाइन समझ में आ रही है ना, ये वाला पॉइंट हमने यहीं पे एंड किया था शायद लास्ट क्लास में, है ना। चलो इसके आगे बढ़ते हैं अपन। डेफिनेशन लिखे थे कि अपन लास्ट में, pH is a scale which quantifies the concentration of hydrogen ion in a solution। मतलब हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड को भी एसिड बोल रहे हैं, नाइट्रिक एसिड को भी एसिड बोल रहे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड को भी एसिड बोल रहे हैं, बट इनमें से स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है ना, उसके लिए हमें pH का वैल्यू देखना पड़ेगा। तो pH हमें H पॉजिटिव कंसंट्रेशन का वैल्यू बताता है कि कितना H पॉजिटिव कंसंट्रेशन है आपके एक पर्टिकुलर एसिड में। It quantifies the concentration of H positive in a acidic solution. Clear है? Okay. और last line, the pH value increases with decrease in hydrogen ion concentration. ये तक लिखे। चलो next line में लिखना। If the value of pH is 0, if the value of pH is 0, इसका मतलब ये नहीं कि कंसंट्रेशन 0 हो गया, समझ रहा, pH की वैल्यू 0 है, हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन 0 नहीं बोल रहा हूँ। If the value of pH is 0, this shows maximum hydrogen ion concentration, maximum hydrogen ion concentration। वैल्यू देखना बताऊंगा, मैक्सिमम हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। हमने बोला ना कि पीएच का वैल्यू जितना कम होगा हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन उतना ज्यादा होगा, तो पीएच का सबसे कम वैल्यू तो 0 ही हो सकता है, इसलिए 0 वाले का हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन सबसे हाईएस्ट होगा। समझ रहे हैं क्या? अब देखो ऐसा क्यों बोल रहे हैं, आप लोगों को याद है मोल पर लीटर, मोल याद है, मोल क्या होता है, एक यूनिट है, कंसंट्रेशन शो करने का यूनिट होता है मोल पर लीटर। मोल मतलब एक यूनिट आप लोग पढ़ते थे ना कि एक मोल का मतलब कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, 6.022 into 10 to the power 23, याद है एवोगाड्रोस नंबर। किसी का भी क्वांटिटी जैसे 5, फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया 5 मोल है मेरे पास HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मेरे पास 5 मोल है, इसका क्या मतलब हुआ, आई हैव गॉट 5 into 6.022 into 10 to the power 23
मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एक मॉलिक्यूल ये होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक मॉलिक्यूल HCl है। ऐसे मेरे पास इतने सारे मॉलिक्यूल्स हैं, ये होता है 5 मोल का मतलब। समझ रहे हैं? मोल का मतलब ही ये होता है ना, दिस क्वांटिटी मींस 1 मोल। समझ रहे हैं? तो यहां पे हम अपने किसी भी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में शो करते हैं, मोल पर लीटर, कि 1 लीटर सॉल्यूशन बनाने के लिए कितना मोल मैंने सॉल्यूट डाला है। आपके पास फॉर एग्जांपल मान लो 1 लीटर HCl एसिड है, ध्यान से समझना ना, आपके पास 1 लीटर HCl एसिड है और उसके अंदर HCl के नंबर ऑफ मोल्स 2 है, तो आपका सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा? 2 मोल पर लीटर। इसका क्या मतलब हुआ? इस लाइन का मतलब क्या हुआ 2 मोल पर लीटर? कि आपके एसिडिक सॉल्यूशन में 2 मोल HCl है, बाकी पानी है, क्योंकि एसिड बिना पानी के तो नहीं बनता ना। हमने देखा था एसिड बिना पानी के एसिड नहीं कहलाएगा, क्योंकि पानी में आने के बाद ही वो H पॉजिटिव आयंस में ब्रेक होता है, डिसोसिएट होता है। समझ रहे हैं? तो किसी भी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को डिफाइन करने के लिए वी यूज द यूनिट मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। ठीक है? अब मान लीजिए आपका एक एसिड है जिसका कंसंट्रेशन 0.1 मोल पर लीटर है। 0.1, 1 मोल भी नहीं है, कितना है? 0.1 मोल पर लीटर। मतलब आपके मान लो एसिड HCl, ठीक है, और इसका कंसंट्रेशन दे दिया है 0.1 मोल पर लीटर, राइट? मतलब HCl जब ब्रेक होता है तो हमें पता है ना, एक H पॉजिटिव और एक Cl नेगेटिव देता है। समझ रहे? तो अगर ये 0.1 मोल होगा तो 0.1 मोल H पॉजिटिव बनाएगा और 0.1 मोल Cl नेगेटिव बनाएगा। क्लियर है? लाइक मतलब मान लो अगर मैंने 5 मॉलिक्यूल लिए HCl के, तो 5 H पॉजिटिव बनेगा, 5 Cl नेगेटिव बनेगा। वैसे ही मैं 0.1 मोल ले रहा हूं तो H पॉजिटिव 0.1 मोल बनेगा और Cl नेगेटिव भी 0.1 मोल बनेगा। यहां पे समझ में आ रहा है? एक मिनट, तो अब मुझे अगर इसका पीएच निकालना है तो पीएच का एक फॉर्मूला याद है, अपन लास्ट क्लास में देखे थे। पीएच इज डिफाइंड एज नेगेटिव, नहीं याद है? मैं लिखवाया नहीं था बट अपन बोले थे ना कि लोगैरिथम एक मैथमेटिकल फंक्शन होता है, नेगेटिव लोगैरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ये डेफिनेशन भी है पीएच का। pH is defined as the negative logarithm of hydrogen ion concentration. क्लियर है यहाँ तक? हाँ, अब देखो ये 0.1 को मैं डाल देता हूँ यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? देखो ना, pH is equals to minus log 0.1, लिख सकते हैं ऐसा, माइनस लॉग 0.1। ठीक है, इसको मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, pH is equals to minus log, अब वो कंसंट्रेशन की जगह डायरेक्टली 0.1 लिखूंगा मैं, क्योंकि यही तो कंसंट्रेशन है ना H पॉजिटिव की। यहाँ पे सब समझ में आ रहा है? अब देखो, आप इस 0.1 को 1/10 लिख सकते हो और 10 को ऊपर ले जाने के बाद आप 10 को इनवर्स में लिख सकते हो। आया ना? ये दोनों स्टेप समझ में आ रहे हैं? 0.1 को 1/10 लिखा, अच्छा 0.1 को 1/10 लिख सकते हैं। आज वहां बैठे तो नहीं समझ में आ रहा कैसा कुछ। 0.1 को 1/10 लिख सकते हैं और 10 को ऊपर लेके जाएंगे तो 10 टू द पावर -1 होगा, इनवर्स हो जाएगा। यहाँ तो ठीक है। अब लॉग की ना एक प्रॉपर्टी होती है, ध्यान से समझना, 2 लॉग की प्रॉपर्टी बताऊंगा जो आपको यहाँ पे काम आने वाली है। एक प्रॉपर्टी होती है लॉग m टू द पावर, अगर n है, मान लो कोई नंबर है m, उसके पावर में एक और नंबर है n, log m टू द पावर n, जस्ट लाइक दिस, log m टू द पावर n। इसको रिलेट कर पा रहे हो दोनों को? तो हम इसको n log m लिख सकते हैं, मतलब n को उचक के सामने ले आओ, जो भी पावर है ना वो उचक के लॉग के सामने आ जाएगा। समझ रहे हो? उस हिसाब से यहाँ क्या होना चाहिए, माइनस तो पहले से है, जब ये -1 सामने आ जाएगा तो ओवरऑल प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस साइन में हटा दे रहा हूँ। समझ में आ रहा है?
और यहाँ क्या बचेगा बस log 10, और log 10 की वैल्यू ना 1 होगी। ये दो प्रॉपर्टी बस याद रखना। हालांकि आप लोग को log ऐसे निकालने नहीं आएगा, पर मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि कैसे अपन pH कैलकुलेट करते हैं। समझ में आया? मतलब जो एसिड जिसमें हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन 0.1 मोल पर लीटर था, उसका पीएच कितना आया? 1। समझ रहे हैं? एसिडिक है, ऑब्वियसली एसिडिक है, 0 से 7 के रेंज में ना। अब एक और एग्जांपल बता रहा हूं, ध्यान देना। लेट हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन भी 0.01, और कम कर दिया मैंने। 0.1 बड़ा होता है ना, 0.1 बड़ा होगा, 0.01 छोटा होगा, 0.001 और छोटा होगा, 0.0001 और छोटा होगा, राइट? इसका भी पीएच वैसे निकालते हैं। चलो, पीएच इज इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ, देख सकता हूं पीछे 0.1 लिया था, यहाँ 0.01 ले रहा हूं। एवरीवन फॉलो कर रहे हैं सब? राहुल, अगले स्टेप में मैंने क्या किया था इसको? हाँ 1/10 किए थे, यहाँ 1/100 हो जाएगा, सकते ना? 0.01 को 1/100। फिर क्या किया था मैंने? आप 100 को 10 टू द पावर 2 लिख सकते हो। 10 टू द पावर 2 मतलब 10 इंटू 2, सॉरी 10 इंटू 10। अब फिर इसको ऊपर लेके जा सकते हो। सब वही कर रहे हैं जो पीछे किए। आया ना? अब m टू द पावर n, n उचक के सामने आ जाएगा, log 10 और 2 log 10, समझ रहे हैं? और log 10 1 बताया अभी मैंने आप लोग को, तो इसका पीएच कितना आया? अब आप दोनों कंपेयर करो। एक में हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन 0.1 मोल पर लीटर था और पीएच 1 आया। फिर 0.01 मोल पर लीटर वाले का पीएच कितना आया? 2 आया। समझ रहे हो? तो इनमें ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिडिक कौन सा होगा? अगर आप इसको नहीं देखो तो आप बता दोगे कि सर इसमें कंसंट्रेशन ज्यादा है H पॉजिटिव का, तो ये ज्यादा एसिडिक, राइट? पर पीएच वैल्यू भी जिसकी कम होती है ना, वो ज्यादा एसिडिक होता है। मतलब 6 वाला लेस एसिडिक होगा, 1 वाला ज्यादा एसिडिक होगा। 6 वाला लेस एसिडिक होगा, 2 वाला ज्यादा एसिडिक होगा। उस हिसाब से 0 सबसे ज्यादा एसिडिक होना चाहिए, वही आप लोगों ने लिखा है। समझ रहे हो? हाँ, तो ऐसे आपका कोई और कंसंट्रेशन दिया होगा तो अपन ऐसे लॉक करके निकाल लेंगे वैल्यू। क्लियर है? पक्का? एक और पॉइंट लिखना, मैं इसको डेफिनेशन को भी लिखवा दूंगा, अभी अपन लिख देंगे ना ये वाला डेफिनेशन, मैं इसको लिखवाता हूँ। पहले कुछ और पॉइंट्स लिख लो। पीएच वैल्यू इक्वल टू 14, pH value equal to 14, pH value equal to 14 shows lowest hydrogen ion concentration, shows lowest hydrogen ion concentration, shows lowest hydrogen ion concentration। क्योंकि देखो 14 pH कब आएगा आप समझना, 0.1 में pH 1 था, 0.01 में pH 2 था, तो 0.001 में pH 3 नहीं होगा, 0.0001 में pH 4 होगा। लाइकवाइज मतलब इसको मैं 10 के पावर में क्या लिखूंगा? 10 टू द पावर -1, 10 टू द पावर -2, 10 टू द पावर -3, 10 टू द पावर -4 लिख सकते हैं। लाइकवाइज अगर मैं आगे पूरा 14 तक गया तो 10 टू द पावर -14 वाले का 14 पीएच होगा। ये तो बहुत ही कम हो गया ना हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। 10 टू द पावर -14 का मतलब क्या हुआ? बहुत बार जीरोस है, पूरा 13 जीरोस लगेंगे, मतलब इतना कम कंसंट्रेशन है H पॉजिटिव का। समझ रहे हो? तो यही लाइन लिखे ना कि pH 14 का मतलब लोएस्ट, उससे कम हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन नहीं हो सकती। ये नेग्लिजिबल है ऑलमोस्ट। इट इज द मोस्ट बेसिक सॉल्यूशन। 14 में कौन सा आता है? कुछ भी बेस हो सकता है। बेस का तो आप कंसंट्रेशन बढ़ा सकते हो ना, आप NaOH को भी 14 का बना सकते हो, आप NaOH को 9 का भी बना सकते हो और पानी डालो। पढ़े ना डाइल्यूट और कंसंट्रेशन।
डाइल्यूट एसिड और कंसंट्रेटेड एसिड पड़े ना, अगर आप ज्यादा पानी मिला दोगे तो H पॉजिटिव और बढ़ जाएगा, तो अपने आप पीएच की वैल्यू कम हो जाएगी, वैल्यू कम होगी ना, जितना ज्यादा H पॉजिटिव रहेगा उतना ज्यादा पीएच का वैल्यू कम हो जाएगा। तो अगर आप NaOH मान लो अभी आपके पास NaOH 14 वाला है, इसको हाईएस्ट है, मोस्ट बेसिक, आप उसमें पानी मिला दो उसका पीएच कम हो जाएगा, क्योंकि पानी मिलाने से H पॉजिटिव बढ़ गया तो ऑब्वियसली पीएच का वैल्यू कम होना है, वो खिसक के हो सकता है 10-11 में आ जाए, और पानी मिला दो खिसक के 8-9 में आ जाएगा, और ज्यादा पानी मिलाओगे तो H पॉजिटिव इतना ना बढ़ जाए कि वो एसिडिक केस में चला जाए, एसिड बनेगा बट उसके अपन को एसिड ही डालना पड़ेगा, क्योंकि पानी डाल रहे हो, जितना पानी डाल रहे हो उतना तो OH नेगेटिव भी बढ़ रहा है ना, बट H पॉजिटिव भी बढ़ रहा है, सिर्फ H पॉजिटिव बढ़ाने के लिए एसिड डालना पड़ेगा, तब वो बेसिक से एसिडिक में शिफ्ट होगा। आप NaOH को पूरा एसिड में ला सकते हो, कैसे? जितना NaOH है उतना पूरा एसिड डालो पहले, तो पहले वो न्यूट्रल हो जाएगा, फिर और एसिड डालोगे तो वो अब एसिडिक हो जाएगा। 7 पानी न्यूट्रल है, उसके अंदर जितने H पॉजिटिव है उतने ही OH नेगेटिव है, तो ओवरऑल उसका जो पीएच है वो, मतलब सॉरी उसका जो नेचर है वो न्यूट्रल रहेगा, इट इज नाइदर एसिडिक नॉट बेसिक। पर ये अभी की बात है ना, आप जब 11th में जाओगे ना तो कुछ कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम वाटर को भी एसिडिक भी बोल सकते हैं, वाटर को बेस भी बोलते हैं। इनफैक्ट एक वर्ड आता है उसको अपन बोलते हैं एम्फोट्रिक, एम्फोटेरिक। एम्फीबियंस सुने? एम्फीबियंस क्या होते हैं? हाँ, जैसे मगरमच्छ हो गया, फ्रॉग हो गया, they are the ones which can live on land as well as in, उनको एम्फीबियंस बोलते हैं। सुना है ना एम्फीबियंस की? पहली बार वर्ड सुन रहे हैं, पहली बार सुने है ना? तो एम्फीबियंस मतलब which can live on both। वैसे ही एम्फोट्रिक का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझना, ऐसे केमिकल्स जो एसिडिक भी हैं और बेसिक भी, जो दोनों का बिहेवियर शो करते हैं, उसको अपन एम्फोट्रिक बोलते हैं। इसको मैं लिखवा दूंगा, ठीक है? चलो आगे लिखते हैं। pH वैल्यू इक्वल टू 14 shows lowest hydrogen ion concentration, ठीक है? एंड थर्ड पॉइंट लिखना, pH वैल्यू इक्वल टू 7, pH वैल्यू इक्वल टू 7, pH वैल्यू इक्वल टू 7 shows hydrogen ion concentration is equal to, hydrogen ion concentration is equal to किसके बराबर हो जाएगा? हाइड्रोक्साइड के बराबर, इज इक्वल टू हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन, इज इक्वल टू हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन, इज इक्वल टू हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन। अरे सॉल्ट नहीं, जरूरी नहीं है ऐसा। अगर आपने एसिड स्ट्रॉन्ग लिया है और बेस वीक लिया है, तो क्या वो वीक बेस कंप्लीटली उस एसिड को न्यूट्रलाइज कर पाएगा? नहीं ना। किसी ने पूछा था मुझसे बीच में, पूछा था ना, अगर एक वीक एसिड है, अगर एक वीक एसिड है और एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो दैट वीक एसिड विल नॉट बी एबल टू कंप्लीटली न्यूट्रलाइज दैट बेस, तो जो रिजल्टेंट सॉल्ट होगा ना वो बेसिक नेचर का होगा। और अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है बेस वीक है, अच्छा इतना तो पता है ना कि एक सॉल्ट एसिड और बेस को मिला के बनता है, हमने इतने सारे सॉल्ट बनाए ना, सारे एसिड और बेस को मिला के बन रहे थे। तो अब एसिड स्ट्रॉन्ग है तो आपका सॉल्ट एसिडिक होगा, तो उसका पीएच 0 से 7 के बीच में होगा। अगर बेस स्ट्रॉन्ग है, एसिड वीक है, तब उसका पीएच 7 से 14 के बीच में होगा, मतलब वो बेसिक सॉल्ट होगा। हाँ, अगर दोनों ही स्ट्रॉन्ग है तब न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा, जिसका पीएच 7 होगा, क्योंकि दैट स्ट्रॉन्ग बेस विल बी एबल टू कंप्लीटली न्यूट्रलाइज द स्ट्रॉन्ग एसिड। Am I clear? और दोनों वीक है तब भी आपका न्यूट्रल होगा। 4 पॉसिबिलिटी है, या दोनों स्ट्रॉन्ग या दोनों वीक, या एक स्ट्रॉन्ग एक वीक, या दूसरा स्ट्रॉन्ग पहला वीक। तो जो स्ट्रॉन्ग होगा ना उस हिसाब से उसका पीएच होगा। एसिड स्ट्रॉन्ग है तो पीएच 0 से 7 सॉल्ट का, और अगर बेस स्ट्रॉन्ग है तो पीएच 7 to 14 सॉल्ट का। Am I clear? टेबल सॉल्ट न्यूट्रल होगा क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना है, ठीक है? चलो कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड? HCl, और कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस? NaOH।
टेबल सॉल्ट मतलब समझ गए ना क्या पूछा उसने? टेबल सॉल्ट मतलब NaCl, उसको टेबल सॉल्ट इसलिए बोलते हैं बिकॉज इट इज केप्ट ऑन द टेबल खाने के लिए। हर सॉल्ट टेबल में नहीं पड़ा रहता, क्यों असला इसलिए बोलते हैं। क्यों बोलेंगे तो टेबल सॉल्ट, हर के टेबल में रहता है ना सॉल्ट। चले जाओ किसी भी रेस्टोरेंट में, आपके डाइनिंग टेबल में भी सॉल्ट पेपर होगा, तो इसलिए उसका नाम टेबल सॉल्ट पड़ा है। कॉमन सॉल्ट भी बोलते हैं बिकॉज इट इज कॉमनली यूज्ड, उसी से बनता है एक्चुअली। रॉक सॉल्ट से ही टेबल सॉल्ट बनता है। रॉक सॉल्ट तो आपका वैसा होता है, रॉक सॉल्ट मतलब आप ये बोल लो सेंधा नमक, मतलब उसको आप जब क्रश करोगे ना तो वो थोड़ा सा ब्राउनिश रहेगा। सेंधा नमक अगर कोई खाता होगा तो वो थोड़ा सा ब्राउनिश रहता है, वो प्योर व्हाइट नहीं रहता। आप उसका प्रोसेसिंग करके NaCl बनाते हैं, ठीक है। चलो देखो अगला पॉइंट, ये पूरा कंप्लीट कर लिए ना। pH value equal to 7 shows that hydrogen ion concentration is equal to hydroxide ion concentration, ठीक है। ओके, एक लाइन इसी में अगला लाइन लिखना, a neutral solution अपन लिख चुके हैं कि pH 7 होता है, pH लेस देन 7 होता है, pH ग्रेटर देन 7 होता है, ऐसा कुछ लिखे हैं क्या? तो एसिड बेस का लिखे थे ना कि H पॉजिटिव का वैल्यू ग्रेटर देन स्मॉलर देन, ऐसा लिखेंगे। ये पॉइंट अलग था, ठीक है ठीक है। देखो a neutral solution has pH value 7. A neutral solution has pH value 7. Example, distilled water. Distilled and pure water. Distilled water. DISTILLLED. Distilled water. उसका pH 7 होगा, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में, the basic solution has pH greater than 7. The basic solution has pH greater than 7. The basic solution has pH greater than 7. Whereas an acidic solution has pH less than 7. Whereas an acidic solution has pH less than 7. ये याद रखना है एटलीस्ट ना, पहले pH निकालने नहीं आएगा, बट ये तो पता होना चाहिए कि एसिड का pH का रेंज क्या है। क्या रेंज है? 0 to 7, ठीक है। और बेसिक सॉल्यूशन का रेंज क्या है? 7 to 40, और 7 आपका न्यूट्रल का। क्लियर है सबको? चलो वो फॉर्मूला वाला डेफिनेशन भी लिख लेते हैं, नीचे लिखना, क्वांटिटेटिवली pH कैन बी quantitatively pH can be defined as quantitatively, मतलब फॉर्मूला के हिसाब से। ऊपर जो हमने डेफिनेशन लिखी वो क्वालिटेटिव डेफिनेशन थी कि pH हमें क्या बताता है। pH हमें हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन बताता है, बट कैसे बताएगा उसके लिए फॉर्मूला है, समझ रहे हो? क्वांटिटेटिवली pH can be defined as, quantitatively pH can be defined as the negative logarithm of की स्पेलिंग LOGARITHM, लोगैरिथम। एल्गोरिथम बोलते हो ना, एल्गोरिथम। किसी भी एक्टिविटी को करने के लिए जो अपन स्टेप्स लिखते हैं ना, उसको अपन एल्गोरिथम बोलते हैं। जैसे अपन अपना रूटीन बताएंगे, सुबह उठ के क्या क्या करते हैं, शाम तक क्या करते हैं, तो वो आपका एल्गोरिथम हो गया कि आप इन स्टेप्स को हर दिन फॉलो करते हो, ठीक है। वो एल्गोरिथम होता है, ये लोगैरिथम है। याद रखना ना वर्ड, एल्गोरिथम से याद रखना, ठीक है। ओके, तो नेगेटिव लोगैरिथम ऑफ हाइड्रोजन और हाइफन डाल के हाइड्रोनियम भी लिख लेना। जब मैं आप लोगों को बताया था हाइड्रोनियम क्या होता है, क्या होता है, किसी को याद है हाइड्रोनियम? H3O क्या, एक पॉजिटिव भी होता है ना, नेगेटिव नहीं होता।
देखो H पॉजिटिव जो एसिड से निकला ना, ध्यान से समझना हाइड्रोनियम क्या होता है। H पॉजिटिव जो एसिड से निकला है, ये पानी के साथ मिक्स होके हाइड्रोनियम आयन बनाता है। तो जितने H पॉजिटिव निकलेंगे उतने ही हाइड्रोनियम आयन बनेंगे, आया ना। अगर आपके एसिड ने 10 H पॉजिटिव दिए, तो ये 10 H पॉजिटिव 10 वाटर के साथ मिलके 10 हाइड्रोनियम आयन बनाएंगे। तो आप कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन भी बोल सकते हो या कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन भी बोल सकते हो, गलत नहीं होगा। इसलिए मैं दोनों लिख पा रहा हूँ स्लैश लगा के। सिंगल, हाँ 1 पॉजिटिव। वो पॉजिटिव इसके कारण ही आया, वरना वाटर तो न्यूट्रल था, वाटर के पास कोई चार्ज नहीं होता ना, वो तो एक स्टेबल कंपाउंड है, एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। न्यूट्रल मतलब विच हैज गॉट नो चार्ज, बट H पॉजिटिव के कारण ही ओवरऑल चार्ज मिला है H3O 1 पॉजिटिव। एम आई क्लियर, है ना। तो क्या लिख रहे हैं, नेगेटिव लोगैरिथम ऑफ हाइड्रोजन ऑब्लिक हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन। डेफिनेशन क्लियर है ना सबको, क्योंकि ये डेफिनेशन से ही हम फॉर्मूला बनाने वाले हैं। क्या था फॉर्मूला, पीएच लिखते समय याद रखना कैपिटल पी नहीं लिखना है, पीएच का पी स्मॉल होगा, एच कैपिटल होगा। एम आई क्लियर, हाँ, पीएच का पी स्मॉल एंड एच कैपिटल। पीएच इज इक्वल्स टू, क्योंकि अपने डेफिनेशन में नेगेटिव लिखा हुआ अपन ने, तो नेगेटिव लोगैरिथम लिखे हैं तो उसका शॉर्ट फॉर्म लॉग होता है, और हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब कंसंट्रेशन होता है, जो बताया था मैं लास्ट क्लास में। तो आप ये लिखो या फिर ये लिखो, एक ही मतलब, समझ रहे हैं। ये हाइड्रोनियम आयन है और ये हाइड्रोजन आयन। है ना क्लियर, समझ में आ रहा है। अपूर्व, अनीश, कुछ कॉमन चीजें हमारे डे टू डे लाइफ में जो हम यूज करते हैं उसका पीएच लिखते हैं, ठीक है। अपन पीएच का वैल्यू डाइजेस्टिव सिस्टम में भी कहीं लिखे थे, याद है आप लोग को, जब सलाइवा का लिख रहे थे, सलाइवा सलाइवा स्लाइटली बेसिक था ना, उसका पीएच अपन वही 7.4 क्या से 7.4 ये रेंज होता है उसका, ठीक है। तो लिखना कुछ कॉमन सब्सटेंसेस एंड देयर पीएच लिखना, एक हैंड डालो, सम कॉमन सब्सटेंसेस एंड देयर पीएच वैल्यू, some common substances and their pH value. जैसे log 10 1 बताया ना मैंने, log 10 1, वैसे ही log 1 0 होता है। यहां जहां ये लिखे ना, वहीं पे साइड में कुछ प्रॉपर्टीज लिखे ना, ये वाली एक प्रॉपर्टी मैंने बताया ना अभी, दो प्रॉपर्टी बताया, एक ये दोनों, और एक और लिखना log 1 की वैल्यू 0, ये तीनों लिख लो। log m टू द पावर n को हम n log m लिखते हैं, प्रॉब्लम, log n टू द पावर n को हम n log m लिखते हैं, log 10 की वैल्यू 1 होती है और log 1 की वैल्यू 0 होती है। क्लियर है, चलो दो कॉलम बनाना, एक में हम सब्सटेंस का नाम लिखेंगे और सेकंड कॉलम में उसका पीएच वैल्यू लिखेंगे, राइट। चलो पहला लिखना सलाइवा, सलाइवा, इसमें ना दो लिखना, सलाइवा के ब्रैकेट में ना बिफोर मील लिखना, बिफोर मील मतलब अभी, खाना खाने से, बिफोर मील मतलब समझते हैं ना, खाना खाने से पहले। हाँ, एक कॉलम सब्सटेंस का लिखना जहां पर सब्सटेंस का नाम लिखने वाले, जैसे सलाइवा भी लिखे, और दूसरे कॉलम में पीएच का वैल्यू लिखेंगे उसका, ठीक है। तो सलाइवा बिफोर मील, इसका वैल्यू लिखना 7.4, मतलब स्लाइटली बेसिक, हाँ। एंड अगला ही सलाइवा आफ्टर मील लिखना, सलाइवा आफ्टर मील, सलाइवा आफ्टर मील 5.8,
5.8. बिफोर मील 7.4 जो उसका नॉर्मल नेचर है, बेसिक। और खाना खाने के बाद क्या होता है ना, कुछ खाना दांत में फंस जाता है, बैक्टीरियाज आते हैं, बैक्टीरियाज उन खाने को डाइजेस्ट करने की कोशिश करेंगे तो वो भी एसिड लिबरेट करेंगे, और उस एसिड के कारण आपका अब जो सलाइवा का पीएच है ना वो कम होकर 5.8 हो जाता है। इससे तो बोलते हैं खाना खाने के बाद ब्रश करना चाहिए, ताकि आप ब्रश करेंगे तो वापस से आपके सलाइवा का पीएच 7 में चला जाएगा, वापस बेसिक हो जाएगा। अगर एसिडिक हुआ ना तो दांत सड़ेंगे। तो ये बोलते हैं ना कि रात को कुछ खाना नहीं चाहिए, और अगर खाए हो तो ब्रश करके सोना चाहिए। ये कुछ खाए रात में दांत में फंस गया, रात भर में कुछ ना कुछ बैक्टीरियाज डेवलप होंगे, वो एसिड लिबरेट करेंगे, और एसिड के कारण आपका जो इनामल है ना वो काला पड़ने लगेगा। जो दांत खराब होते हैं ना, सड़ जाते हैं। डेंटल कैरीज पढ़े थे अपन, डेंटल कैरीज पढ़े थे ना न्यूट्रिशन में, तो वो यही चीज है। तो आफ्टर मील पीएच कम हो जाता है, टू मेंटेन द पीएच हम ब्रश करते हैं, समझ रहे हैं? ये पीएच चेंज हो गया ना, एसिड से वापस से बेसिक हो गया। पहले बेसिक था, खाना खाने के बाद एसिडिक हुआ, फिर बेसिक हो गया ब्रश करने के बाद, ठीक है? तो सलाइवा बिफोर मील 7.4 एंड सलाइवा आफ्टर मील 5.8। पूछ रहे हो? डाउट दिखना चाह रहे हो? थर्ड, लेमन जूस। लेमन जूस एसिडिक होगा ये, है ना? 2.5 इसमें सिट्रिक एसिड है ना, अपन लिखे थे ना, कुछ सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, ऑरेंज, लेमन, इनमें सिट्रिक एसिड होता है, ठीक है? रेड भी बेसिक होता है, मतलब 7 to 8। नेक्स्ट, कलरलेस एरिएटेड ड्रिंक। देखो ना, कलरलेस एरिएटेड ड्रिंक, इसका मतलब समझ में आ गया ना? सोडा को कलरलेस एरिएटेड ड्रिंक, एरिएटेड ड्रिंक मतलब जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ है ना? और कलरलेस मतलब वो सोडा है। काला वाला होता तो वो पेप्सी कोला होता, ऑरेंज होता तो वो मिरिंडा फैंटा होता, स्प्राइट भी हो सकता है। उसमें थोड़ा शुगर एडेड होता है। एरिएटेड, कलरलेस एरिएटेड ड्रिंक मतलब सोडा बोल रहे हैं, और आप लोग जो 7 अप, स्प्राइट बोल रहे हो ना, उसमें थोड़ा शुगर भी एडेड रहता है। नॉर्मल सोडा में शुगर नहीं होता, ठीक है? चलो, और उसमें फ्लेवर भी होता है, ठीक है? नेक्स्ट, कलरलेस एरिएटेड ड्रिंक, इसका पीएच लिखना 6। भाई एसिडिक होता है, मतलब इससे बोलते हैं कोल्ड ड्रिंक वगैरह अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये कोल्ड ड्रिंक जाके आपके इंटेस्टाइन को जलाता है, एसिड है ना। नेक्स्ट, हमने खुद पेट को बचाने के लिए म्यूकस का लेयरिंग किया था, याद है? पेट एक्सेल लिबरेट करता है, अब ये तो उसका काम है, वो तो बंद नहीं कर सकता, तो इसलिए उसको म्यूकस भी लिबरेट करना पड़ा, ताकि वो एक्सेल से पेट जले ना। पर हम यहाँ पे तो एसिड ले रहे हैं, भले वो कम एसिडिक है, 6 कम एसिडिक है, बट इट इज अ काइंड ऑफ स्लो पॉइजन, समझ रहे हैं? Those aerated drinks are kind of slow poison, ठीक है? चलो नेक्स्ट लिखना, टोमेटो जूस। टोमेटो जूस, टमाटर भी तो खट्टा ही होता है ना? हाँ, ऑक्सैलिक एसिड है इसमें, हाँ? जूस जूस, टोमेटो जूस, इसका लिखना 4.1। इसमें ऑक्सैलिक एसिड होता है, ठीक है? एप्पल में मैलिक एसिड होता है, एप्पल में भी एसिड होता है, मैलिक एसिड, ठीक है? ओके, नेक्स्ट, टैप वाटर। टैप वाटर, टैप वाटर डिस्टिल वाटर नहीं होता ना। टैप वाटर और डिस्टिल वाटर में अंतर है ना। टैप वाटर में थोड़े बहुत सॉल्ट्स भी होते हैं, है ना? ये 6.8 टैप वाटर, अल्कोहल भी स्लाइटली एसिडिक होता है, ठीक है? 6.8 है, नियर टू 7 ऑलमोस्ट, ठीक है? और नेक्स्ट, अगला लिखना, 1 mNaOH।
NaOH तो जानते हैं ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये कैपिटल M ना शॉर्ट फॉर्म है कंसेंट, ये मोल पर लीटर का शॉर्ट फॉर्म है। मैंने पीछे आपको बताया था मोल पर लीटर होता है, तो मोल पर लीटर को अपन शॉर्ट फॉर्म में कैपिटल M लिखते हैं, 1m NaOH। अब ध्यान देना एक चीज यहाँ पे, NaOH अगर मैं एक ब्रेक करूं तो Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव बनेगा, एक एक। अगर ऐसे 10 NaOH होंगे तो 10-10 बनेगा, और ऐसा अगर 1m NaOH है तो ये भी 1m बनेगा और ये भी 1m बनेगा। एग्री करते हैं? सेम चीज ना 1m HCl के साथ भी, 1m HCl के साथ आपको H पॉजिटिव 1m मिलेगा और Cl नेगेटिव भी 1m मिलेगा। मतलब कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव कितनी हो गई? 1 मोल पर लीटर। तो इसका pH कैसे निकालोगे? pH is equals to negative logarithm of 1, और log 1 क्या होता है? pH नहीं, जीरो ही आएगा ना, तो जीरो इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव ना, तो जीरो पॉजिटिव नेगेटिव थोड़ी ना होता है, पढ़े नहीं हो मैथ्स में, ठीक है। तो अभी जो आप लिखना 1m NaOH, इसका होगा 40, इसका क्या होगा? pH 40 लिखो। हाँ ये तो बेसिक है, NaOH तो ऐसे भी बेस है, मोस्ट बेसिक, ठीक है। और अगला लिखना लास्ट 1m HCl, 1m HCl, इसका pH 0 लिख लो, इसका pH 0, ठीक है। ब्लड का लिख लो ब्लड, हाँ ये बेसिक होता है, कभी कभी टेस्ट नहीं होता ब्लड। 7.4 ब्लड का pH लिख लेना, 7.4, ठीक है। पेट्रोल भी थोड़ा एसिडिक ही, ठीक है। चलो नेक्स्ट हेडिंग डालना, यूनिवर्सल इंडिकेटर। अगला हेडिंग रहेगा आपका यूनिवर्सल इंडिकेटर। हमने इंडिकेटर्स पढ़े हैं ना, एक विजुअल इंडिकेटर्स पढ़े थे जिसमें पीएच था जो आपका नेचुरल था, बिकॉज इट वाज मेड फ्रॉम लीचेन, याद है? फंगाई और एल्गे का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप जिसको अपन लीचेन बोलते हैं, लीचेस, उसी से पीएच पेपर बनता है जो मैंने आप लोग को दिखाया था उसमें। तो पीएच इज अ सॉरी लिटमस पेपर इज अ नेचुरल इंडिकेटर जो नेचुरल चीजों से बना है, लीचेस से, ठीक है। मिथिल ऑरेंज और फिनोक्सिलिन याद है, ये पढ़ने बोला है ना, मैंने टेस्ट में दिया है ये सब, एसिड बेस का टेस्ट मैंने आप लोगों को बताया, उस दिन केमिकल प्रॉपर्टीज तक पढ़ना है। तो मिथिल ऑरेंज और फिनोक्सिलिन केमिकल इंडिकेटर्स है, दे आर मैन मेड इंडिकेटर्स, ठीक है। फिर थर्ड हमने पढ़ा था ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, कच्चा प्याज और वेनिला एक्सट्रैक्ट, याद है? कच्चे प्याज की स्मेल NaOH में नहीं आती, याद आ रहा है? मैंने बोला था ये आप बना सकते हो घर में, ये इंडिकेटर आप घर में बना सकते हो। बस कच्चा प्याज लेके पॉलिथीन में बांध के उसमें क्लॉथ की स्ट्रिप्स को डालनी है, कपड़े के छोटे छोटे टुकड़े, ताकि जब उसमें बेस डाले तो उसकी स्मेल गायब हो जाए। समझ रहे? ये लिखे थे ना अपन कि NaOH या फिर कोई भी बेस अनियन की स्मेल को वैनिश कर देता है, हटा देता है। तो ये होते हैं हमारे ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, ये तभी वही करेगा। पर मैंने बोला था कि बहुत सारे स्ट्रिप बन जाएंगे आपके, बहुत सारे इंडिकेटर बन जाएंगे, ठीक है। चलो ये जितने भी इंडिकेटर्स थे ना, ये बस बताएंगे कि वेदर दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। ये हमें ये नहीं बताएंगे कि कौन सा ज्यादा एसिडिक है कौन सा ज्यादा बेसिक है। मतलब 1m HCl, ध्यान से सुनना एक चीज, 1m HCl और 0.01m HCl दोनों ही ब्लू को रेड करेंगे, आया ना? दोनों ही ब्लू को रेड करेंगे, बट इससे समझ में आएगा कि कौन सा ज्यादा एसिडिक है कौन सा ज्यादा बेसिक है। जो बोल रहा हूं समझ में आ रहा है? मतलब अभी तक जितने हमने इंडिकेटर्स पढ़े ना,
ये बस हमें बताएंगे कि वेदर दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस इज एसिड और बेस, कितना एसिडिक है या कितना बेसिक है ये नहीं बताएंगे, है ना क्लियर? तो उसके लिए एक इंडिकेटर आता है जिसको अपन कहते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। ये ना आपको बताएगा कि वो स्लाइटली एसिडिक है, वो मॉडरेटली एसिडिक है, या वो हाईली एसिडिक है। एसिड में भी और डिवीजन कर देगा, मैं क्लियर? मतलब हम तीनों के पास एसिड है, पर सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड किसका ना ये हमें यूनिवर्सल इंडिकेटर बता देगा, क्योंकि लिटमस पेपर ये नहीं बता पाएगा। हम तीनों का ही एसिड लिटमस पेपर को ब्लू से रेड करेगा, और ऐसा भी नहीं है कि एक का डार्क रेड हो रहा है, एक का एकदम डार्क रेड हो रहा है, एक का कम रेड हो रहा है, ऐसा भी नहीं होगा, तीनों का बराबर रेड होगा। है क्लियर? अब ये कैसा टाइप का इंडिकेटर का मैं बता रहा हूँ, इसमें एक कलर चार्ट आता है आपके पास। अब जब इसको खरीदोगे ना, यूनिवर्सल इंडिकेटर एक तरह का सॉल्यूशन होता है, जैसे पीएच लिटमस पेपर था, वैसे ही यूनिवर्सल इंडिकेटर एक सॉल्यूशन होता है। मार्केट में आपको मिल जाएगा यूनिवर्सल इंडिकेटर, और उसके साथ ना वो एक स्ट्रिप देगा, एक पेपर स्ट्रिप देगा। वो पेपर स्ट्रिप कैसा दिखेगा मैं आपको बता रहा हूँ। आप लोग एक एड देखते थे, हो सकता है आपके समय वो एड नहीं आता होगा, वो ना टूथपेस्ट का एड था, है ना? अब उसमें क्या दिखाता था कि वो अपने पेस्ट के साथ ना एक स्ट्रिप भी बेचते थे। वो स्ट्रिप में क्या होता था, अलग अलग दांतों के कलर रहते थे। मैं बता रहा हूँ ना आपको क्या मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मतलब वो ऐसा दावा करते थे कि अगर आप हमारा पेस्ट लोगे तो आपका दांत पीला से सफेद हो जाएगा, ऐसा सब दावा करते हैं, ठीक है? तो उनके पास एक स्ट्रिप रहती है, वो अपने टूथपेस्ट के डब्बे में ना एक स्ट्रिप डाल के देते हैं कि जिस दिन आपने टूथपेस्ट यूज करना चालू किया है, आप वो स्ट्रिप में से देखो कि आपका दांत का कलर कौन सा है। मैच करे, सिखाना नहीं, ऐसे मैच करके नहीं देख सकते। समझ लो मैं क्या बोल रहा हूँ? मतलब एक ऐसा स्ट्रिप होगा, है ना, ये स्ट्रिप है मान लो, उसमें ये थोड़ा सा येलोइश होगा, ये थोड़ा कम येलोइश होगा, अगला अगला जो बॉक्स होगा ना वो कम येलोइश होगा, अगला और येलोइश होगा, कम कम येलोइश, उसके बाद वाला और थोड़ा सा कम येलोइश होगा, फिर हल्का सा व्हाइटिश आएगा, ऑफ व्हाइट, फिर थोड़ा सा और व्हाइट आएगा, फिर सबसे लास्ट वाला चमचमाता वाला व्हाइट, टाइड वाला व्हाइट। अरे वो यहाँ से निकला टाइड, क्या टाइड की चमक, है ना? तो आप उनका दावा रहता है कि आप जिस दिन टूथपेस्ट खरीदोगे आपका दांत एकदम पीला था। रह सकता है, पर आप फिर मैच करो ना कि आपका दांत कौन से चार्ट में बैठ रहा है, कौन से डब्बे में बैठ रहा है, फिर आप यूज करना चालू करो, 1 महीने तक यूज करो, और फिर देखो आपका दांत चमचमाता हो जाए, सफेद, टाइट जैसे, टाइट की सफेद। ऑलमोस्ट सभी इस टाइप का करते हैं दावा, है ना? बट ये स्ट्रिप ना किसी टूथपेस्ट में आती थी पहले, अब नहीं आती है, पर पहले आती थी। मेरे को याद नहीं आ रहा क्या था नाम। ये समझ गया ना मैं क्या कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ? हाँ एवरीवन समझ गए ना? एड में देखा था बाबा मैं, इसलिए मैं चालू एड से किया कि वो एड में ऐसा दिखाते थे कि आपका पहले दांत इस रेंज में था, अब आपने यूज किया महीने भर या 15-20 दिन तो आपका दांत एकदम चमकता व्हाइट हो गया, उसमें से ऐसे स्टार निकल रहे हैं, ऐसा ऐसा चमकता दिखाता है ना, ठीक है? हाँ एग्जैक्टली, हैप्पी डेंट का एड जैसे, ठीक है? आप सुनो, ऐसा ही कुछ ना यूनिवर्सल इंडिकेटर का स्ट्रिप है। अब ध्यान से सुनना, आपने, हम तीनों ने एसिड लिया, हम तीनों ने यूनिवर्सल इंडिकेटर के कुछ ड्रॉप्स अपने एसिड में डाल दिए, तो अब एसिड का कलर इनमें से कुछ भी हो सकता है, देख रहे हो? रेड, ऑरेंज, येलो, थोड़ा और कम येलो, फिर थोड़ा ग्रीनिश, थोड़ा कम ग्रीनिश, ये 3 टाइप का रेंज है एसिड का। अगर वो फॉल होता है रेड ऑरेंज के पास, उसका कलर अगर चेंज होके रेड ऑरेंज के आसपास रहता है, तो आप बोल सकते हो कि आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर उसका कलर रेंज यहाँ रहता है येलोइश के पास, तो वो मॉडरेटली है, मॉडरेट मतलब मीडियम, एकदम स्ट्रॉन्ग भी नहीं है, एकदम वीक भी नहीं, मतलब उसका पीएच हो सकता है अक्रॉस 3 to 5 होगा। इस वाले का 0 से 2 मान लो, इसका 3 to 5 मान लो, और बाकी 5 to 7, हल्का सा ग्रीनिश। एकदम डार्क ग्रीन हो जाएगा तो न्यूट्रल बोल देना, और अगर ग्रीन से ब्लू, पर्पल, वायलेट तक जाए तो अपन बोलेंगे उसको पेस्ट,
अपन चार्ट देख के समझेंगे कि उस सॉल्यूशन के डालने के बाद आपके एसिड या बेस का कलर क्या होता है। ये मजाक कर रहे हैं ना, ये यूनिवर्सल इंडिकेटर मिलता है, मैंने बोला ना मार्केट में आपको यूनिवर्सल इंडिकेटर के सॉल्यूशन की बोतल मिल जाएगी, आप उस बोतल में से सॉल्यूशन को लेके अपने एसिड में ऐड कर सकते हो एंड यू कैन ऑब्जर्व द कलर चेंज। तो कलर चेंज इसी रेंज में रहेगा, ये तो श्योर है। बट अब कैसा है, स्लाइटली एसिडिक है, वेरी एसिडिक है कि मॉडरेट है, वो हम कलर देख के पहचानेंगे। समझ रहे हैं? देखो हाँ, देखो यूनिवर्सल इंडिकेटर के बाद नीचे यूजिंग अ लिटमस पेपर, यूजिंग अ लिटमस पेपर। पहले ना पुराने वालों के ड्रॉबैक लिखते हैं। पुराने वाले का ड्रॉबैक क्या है कि हम उससे ये तो बता देंगे कि एसिड है कि बेस है, बट कितना एसिड है कितना बेस है ये नहीं बता पाएंगे। ये तो पहले वही लिख रहे हैं, यूजिंग अ लिटमस पेपर फिनोल्फिलीन एंड मिथिल ऑरेंज। फिनोल्फिलीन की स्पेलिंग याद है, पहले फिनॉल लिखे थे PHENOL फिनॉल, फिर PH लिखे थे फिनॉफ, पहले फिनॉल लिखे फिर फिनॉफ PH, फिर THA फिनॉफ THA देन लीन LEIN LEIN फिनोल्फिलीन हो गया। ठीक है, सही स्पेलिंग रीड करो, रीड करो स्पेलिंग एक बार। उनके बाद एल नहीं लिखे हो क्या? PHENOL फिर PHALEIN फिनोल्फिलीन। ठीक है, एंड मिथिल ऑरेंज, एंड मिथिल ऑरेंज, एंड मिथिल ऑरेंज। ऑरेंज कलर का रहता है डार्क सोल्यूशन। ये कोई हबीबी गेमिंग करके आया है ज्वाइन करने में, कोई जानता है? अच्छा, सुमांशु लग गया हबीबी, कुछ भी नाम रखते हैं। ठीक है, हाँ क्या लिखे? यूजिंग लिटमस पेपर फिनोल्फिलीन and methyl orange etc, only the acidic or basic nature can be determined, only the acidic and basic nature can be determined। आपको तो समझ में आ जाए कि यूनिवर्सल इंडिकेटर क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि एसिड बेस नहीं बता पा रहे हैं कि कितना एसिडिक है या कितना बेसिक है। ये हमें बता देगा कि हाँ ये ज्यादा एसिडिक है ये कम है। पीएच वैल्यू देख के तो पता कर ही लेंगे, बट अगर मुझे सिर्फ इंडिकेटर की हेल्प से पता करना होगा तो यूनिवर्सल इंडिकेटर यूज करेंगे। ओनली द एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर कैन बी डिटरमाइंड। ना तो क्लियर है? हाँ नेचर, ठीक है, कैरेक्टर नेचर एक ही होता है ना, ठीक है, फुल स्टॉप। बट सॉरी कॉमा डाल के, कॉमा, बट यूज ऑफ दीज इंडिकेटर, but use of these indicators, but use of use of these indicators, these is for plural ना, and this is for singular। अपन यहाँ पे these बोल रहे हैं, मतलब वो तीनों की बात कर रहे हैं, लिटमस पेपर, फिनोल्फिलीन एंड मिथिल ऑरेंज। but these indicators does not give the idea about the strength, does not give the idea about the strength। देखो ये तो आपको ऊपर दिखा भी रहा है, 0 pH का रेड कलर आएगा, 1 pH का स्लाइटली ऑरेंज, 2 का थोड़ा ऑरेंज येलोइश, 3 का येलोइश, 4 का ग्रीनिश येलोइश, पूरा pH का वैल्यू लिखा ऊपर दिख रहा है। बट क्या लिखे? बट यूज ऑफ दीज इंडिकेटर डज नॉट गिव द आइडिया अबाउट द स्ट्रेंथ, ब्रैकेट में pH लिख लेना, pH। So to get the strength, universal indicator is used, universal indicator is used।
बाकी मैंने आप लोगों को समझा दिया, इसका नोट्स मैं आप लोग को भेज दूंगा व्हाट्सएप पे, 4-5 लाइन का अपलोड लिखूंगा, ठीक है, हो जाएगा। टाइम हो गया, नेक्स्ट क्लास में ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये हो गया यूनिवर्सल इंडिकेटर, ठीक है। अच्छा एक चीज और लिखिए, रुको, एक और इतनी जगह छोड़ देना ना इसके लिए, और एक पॉइंट और लिखना नोट करके। हाँ, एक केमिकल प्रॉपर्टी हमारी छूट गई थी बेस की, ओनली बेस की एक प्रॉपर्टी छूटी थी, इसके लिखेंगे हेड डालना, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ बेस, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ बेस, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ बेस। इसमें नीचे लिखना, when base reacts with when base reacts with when base reacts with salt of heavy metals, when base react with salt of heavy metals, when base react with salt of heavy metals, then it produces a hydroxide which is liberated as a precipitate, which is formed as a precipitate, which is formed as a precipitate, which is formed as a precipitate as a result of double displacement reaction, as a result of double displacement reaction, as a result of double displacement reaction. एक एग्जांपल लिखो, हाँ एक एग्जांपल लिखना, NaOH आपका बेस हो गया, NaOH is a base, right? Let us take a salt, zinc chloride, ZnCl2 एक सॉल्ट है। आप लोग देखो हेडिंग क्या लिखे हो, बेस रिएक्ट विथ सॉल्ट ऑफ हेवी मेटल, ऐसा लिखे। जिंक आपका एक हेवी मेटल है, हेवी मेटल जिसका एटॉमिक मास ज्यादा है, हेवी मेटल प्लस जिंक क्लोराइड, राइट, मतलब ये हेवी मेटल का सॉल्ट हो गया। अब रिजल्टेंट क्या बनेगा देखना, NaCl2 नहीं, NaCl बस, और साथ में जिंक हाइड्रोक्साइड बन रहा है, तो जिंक हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट बनता है, और दूसरा आपका एक क्लियर सॉल्यूशन बनता है। ये क्लियर सॉल्यूशन है एक्वस, और ये आपका प्रेसिपिटेट है। हर बार ऐसा ही होगा, समझ रहे हो, क्या समझना, जो भी मैंने मेटल सॉल्ट लिया है ना, उसी का हाइड्रोक्साइड बनता है, जो भी मैंने मेटल सॉल्ट लिया है उसी का क्या बनेगा, हाइड्रोक्साइड, और वो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में बनता है। और ये रिएक्शन कौन सा हो रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, इसका पार्टनर Na पॉजिटिव इसके Cl नेगेटिव के साथ चला गया और बनाया NaCl, और इसका पार्टनर OH नेगेटिव इसके साथ चला गया Zn2 पॉजिटिव के साथ और बना लिया ZnOH ट्वाइस। समझ रहे, एक एग्जांपल और देखते हैं, KOH प्लस FeCl3, फेरिक क्लोराइड, क्या है ये, Fe3 पॉजिटिव वाला है ना ये, फेरिक क्लोराइड। अब इसका क्या होगा देखो, FeOH का थ्राइस फेरिक हाइड्रोक्साइड बन गया, ये प्रेसिपिटेट होगा और साथ में, समझ गए क्या, ये हमेशा होगा, ठीक है। व्हेन अ बेस रिएक्ट्स विद अ मेटल सॉल्ट, तो उसी मेटल का हाइड्रोक्साइड बनता है, व्हिच विल बी अ प्रेसिपिटेट। अब ये अलग अलग कलर का प्रेसिपिटेट आएगा डिपेंडिंग अपॉन आपने सॉल्ट क्या लिया, जैसे जिंक का सॉल्ट लोगे ना तो व्हाइट पीपीटी आएगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट।
आयरन का लोगे तो रेडिश ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट आएगा, यदि होना है सही। कॉपर का लोगे, एक एग्जांपल और, इस क्या ले लूं, चलो वापस NaOH ले लेते हैं, प्लस कॉपर सल्फेट CuSO4, हाँ क्या बनेगा, कॉपर हाइड्रोक्साइड बनेगा CuOH का ट्वाइस। ये Cu2 पॉजिटिव वाला है ना, 2 पॉजिटिव है 1 पॉजिटिव पूरा, तब तो इसका 2 और इसका 2 कैंसिल होकर आपको कुछ नहीं दिख रहा है, राइट। तो CuOH का ट्वाइस बनेगा प्लस Na2SO4। आप लोग डायरेक्टली अटैच मत किया करो, थोड़ा सा समझो कि Na 1 पॉजिटिव होता है और सल्फेट आपका 2 नेगेटिव, तो Na2SO4 बनेगा ना, NaSO4 मत बना देना, ठीक है। तो ये आपका बनता है ब्लू कलर का पीपीटी कॉपर के कारण, ठीक है। देखिए पीपीटी का कलर अलग अलग रहेगा, बट रिएक्शन सब में एक ही हो रहा है। व्हेन अ बेस रिएक्ट्स विद अ हेवी मेटल सॉल्ट, इट गिव्स उसी मेटल का हाइड्रोक्साइड इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट, और बाकी दूसरा सॉल्यूशन आपका क्लियर सॉल्यूशन रहता है, सॉल्युबल। समझ गए? ये बस प्रॉपर्टी में भूल गया था उस दिन, तो पेपर बनाना था तो याद आया, क्योंकि पेपर में एक क्वेश्चन दिया होगा इससे, ठीक है। हाँ वो पीपीटी के फॉर्म में बनेगा, मतलब वो आपका इनसॉल्युबल फॉर्म में रहेगा, समझ रहे हो ना। पीपीटी मतलब क्या होता है, जो सॉल्युबल नहीं हुआ नीचे जाके सेटल हो गया, उसको हम पीपीटी बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं, ठीक है। थैंक यू।